गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अगर हम बड़ी आंत की बीमारियों की बात करें तो इट इज नॉट वेरी अनकॉमन कि आपने सुना होगा कि हमारे उस दोस्त को तो अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है, या आपने सुना होगा कि हमारे उस रिलेटिव को तो अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है बड़ी आंत की इज ए कॉमन प्रॉब्लम। आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बात करेंगे। नाउ जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, यह वास्तव में लार्ज इंटेस्टीन या जिसे कोलोन कहते हैं उसकी बीमारी है। जो हमारी इंटेस्टीन होती है उसमें जो लार्ज इंटेस्टीन होती है, इसका लास्ट पोर्शन है, लोअर मोस्ट पोर्शन है, इन इस पोर्शन को कोलन भी कहा जाता है। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है यह लार्ज इंटेस्टीन की बीमारी है। इस बीमारी में वास्तव में जो लार्ज इंटेस्टीन की इनसाइड सरफेस है, जो म्यूकोजा कहते हैं, उस म्यूकोजा में इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, और चूंकि अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं तो तमाम कॉम्प्लिकेशंस एंड तमाम सिम्टोमेटोलॉजी अपीयर होती है। आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो म्यूकोजा में होने वाली बीमारी है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस म्यूकोजल डिजीज है, यानी जो बड़ी आंत है उसकी जो इनसाइड सरफेस होती है जिसे म्यूकोजा कहते हैं, ये पूरी की पूरी बीमारी इसमें होती है। ये सब म्यूकोजल डिजीज नहीं है। नाउ जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, इसका रीजन क्या है, मुझसे आप पूछें 100% इसका रीजन इज नॉट नोन कि मैं ये कह सकूं कि इस कारण से होती है। बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग दी गई कि अल्सरेटिव कोलाइटिस इस कारण से होती है, इस कारण से होती है, बट एज फार एज द फाइनल वर्ड इज कंसर्न, अभी तक फाइनल वर्ड इज नॉट रिटन। बट द मोस्ट कॉमनली ऐसा माना जाता है कि हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, यह वास्तव में इसके मेल फंक्शनिंग की प्रॉब्लम है। अगर आपका इम्यूनिटी का सिस्टम मेल फंक्शन करेगा तो आपका ही इम्यूनिटी का सिस्टम आपकी ही जो बड़ी आंत है उसकी जो अंदर की सरफेस है उसको अटैक करने लगता है। अगर आपका इम्यूनिटी का सिस्टम आपकी ही इनसाइड जो सरफेस है इंटेस्टाइन की या कोलन की उसको अटैक करेगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी जो बीमारियां हैं वो वास्तव में डेवलप हो जाएंगी। तो जो मोस्ट कॉमनली हम मान के चलते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। नाउ अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप हुई तो वास्तव में आपको कैसे समझ में आएगा? नंबर 1, जो लेट्रिन है उसकी संख्या बढ़ जाएगी और लेट्रिन में ब्लड आने लगेगा। नंबर 2, पेट में रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द होगा। लेट्रिन जाने के पहले दर्द होगा, लेट्रिन करने के दौरान दर्द होगा, एंड वास्तव में लेट्रिन करने के बाद भी काफी देर तक एक ऐंठन मरोड़ा जैसा आता रहेगा। नंबर 3, कभी कभी ब्लड ज्यादा नहीं होता है, वाटरी ही मोशंस होते चले जाते हैं, बट इनकी संख्या ज्यादा होती है। ये इतनी होती है कि आपको रात में 2 बजे भी उठ के भागना पड़ता है, और इनमें इतना प्रेशर होता है कि आप तेजी से ना जाएं तो आपकी लेट्रिन कपड़े में छूटने की संभावना होती है। नंबर 4, अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलती रही तो आपको खून की कमी हो जाएगी, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो वेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि आपका न्यूट्रिशन सफर करने लगता है। नाउ ये है तो वास्तव में बड़ी आंत की बीमारी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंत के अलावा बाकी सिम्टम्स नहीं आते। कभी कभी कुछ और सिम्टम्स आते हैं जिसे साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल सिम्टम, यानी आंत के बाहर के सिम्टम्स, उनको भी एक नजर देखिए। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें ज्वाइंट की प्रॉब्लम इन द सेंस कि ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट स्वेलिंग, ज्वाइंट रेडनेस, ये प्रॉब्लम्स काफी कॉमन है। जो स्पाइन है या जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो दर्द है इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कभी कभी स्किन में कुछ लीजन हो जाते हैं जो फोड़े जैसे होते हैं, वो भी कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में डेवलप हो जाते हैं। कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में आंख में कुछ प्रॉब्लम होती है, यूवियाइटिस जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, विच इज अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन बट इट कुड बी देयर। ऐसे ही कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में लिवर और जो बाइल डक्ट है उसमें कुछ इंफ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, इसे कहते हैं कोलेंजाइटिस या स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, वो वास्तव में डेवलप हो जाती है। तो अगर हम देखें तो वास्तव में ये बड़ी आंत की बीमारी है, बड़ी आंत के तमाम सिम्टम्स लेके चलती है जैसा मैंने अभी कहा, लेकिन इसके अलावा जो इंटेस्टाइन के अलावा दूसरे भी सिम्टम्स लेके चलती है, वो उनको भी आपको साथ में समझने की जरूरत पड़ती है। नाउ अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो वास्तव में आपके जो डॉक्टर्स हैं उसे डायग्नोस कैसे करते हैं? देखिए, आप अपनी हिस्ट्री दें कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, आपको लूज मोशन कैसे चालू हुए, आपको ब्लड कब से आना चालू हुआ, जो ब्लड है वो लेट्रिन में मिक्स है कि सेपरेट है, जो ब्लड आ रहा है वो ब्राइट रेड है, डार्क रेड है या ब्लैक कलर का है, आपको पेट में ऐंठन मरोड़ा कितना है। तो आपकी जो हिस्ट्री है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लू हमें दे देती है। एंड सही बात यह है दैट 80 to 90% चांसेस आर कि आपका सिर्फ क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के आधार पर मैं डायग्नोस कर सकता हूं कि आपको शायद अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है। लेकिन
इसको कंफर्म करने के लिए जो इनसाइड सरफेस है कोलन की, उसका जो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड उसको विजुअलाइज करना है, उसको देखना है, तो हमें कोलोनोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। तो जहां तक कोलोनोस्कोपी का सवाल है, इस बीमारी की डायग्नोसिस के लिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। और जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो सबसे पहली बार इसको कंफर्म करने के लिए हम बायोप्सी भी करते हैं। जब आज से बहुत सालों पहले जब कोलोनोस्कोपी जैसे इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल नहीं थे या इतने प्रेवलेंट नहीं थे, तो हम बेरियम एनीमा, एक एक्सरे होता है, उसे कंडक्ट करते थे। लेकिन आज की तारीख में अब बेरियम एनीमा जैसे जो टेस्ट हैं वो बाय एंड लार्ज कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। जो कोलोनोस्कोपी है इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो कोलोनोस्कोपी करेंगे, एक बायोप्सी करेंगे और जो डिजीज प्रोसेस है उसको फाइनल करेंगे। नो, जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है तो सबसे ज्यादा पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्या ये रिस्की डिजीज है, क्या ये हमें परेशान करेगी? सही बात यह है कि कुछ एंगल्स में ये रिस्की डिजीज है, इन द सेंस कि लंबे समय से जो चलने वाली जो बीमारी है, लंबे समय से जो चलने वाली अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये कोलन कैंसर का रिस्क लेके चलती है। ये बात सही है कि कोलन कैंसर का जो रिस्क है इस बीमारी के साथ ज्यादा हो जाता है। यह भी बात सही है कि ये जो बीमारी कुछ ऐसी है जिसमें मल्टीपल रेमिशंस हो सकते हैं कि फिर कंट्रोल हो गई, फिर उभर गई, फिर कंट्रोल हो गई, फिर उभर गई। इसका मतलब यह है कि इसमें मल्टीपल रेमिशंस एंड मल्टीपल रिकरेंसेस होते हैं। यह बात सही है कि कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉम्प्लिकेशंस में चली जाती है, इन द सेंस कि टॉक्सिक मेगाकोलन हो जाए, कि आंत एकदम बिल्कुल फूल जाए। कभी कभी आंत में छेद हो जाता है जिसे कहते हैं परफोरेशन। तो टॉक्सिक मेगाकोलन, परफोरेशन, कोलन कैंसर्स, दीज आर द रिस्की फैक्टर्स एज फार एज अल्सरेटिव कोलाइटिस इज कंसर्न्ड। ये बात बिल्कुल सही है कि टॉक्सिक मेगाकोलन या परफोरेशन उस तरह के रिस्की फैक्टर्स हैं कि जो वास्तव में आपको हॉस्पिटल में खड़ा कर सकते हैं एंड आपको इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं एंड आपको आईसीयू में भेजने की ताकत रखते हैं। नाउ, अगर आपकी डायग्नोसिस बनती है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलोनोस्कोपी में अल्सरेटिव कोलाइटिस कंफर्म हो जाती है, बायोप्सी में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस कंफर्म हुई, तो वास्तव में इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा? आप मान के चलिए कि 90% जो पेशेंट्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, वो वास्तव में सिर्फ दवाई से ठीक हो जाते हैं। जो मेडिकल मैनेजमेंट है इज सो एफिकेशियस कि 90% पेशेंट्स को एकदम ठीक करके चलता है। ऐसा माना जाता है कि जो मेडिसिन के दो ग्रुप्स हैं, दैट इज 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, that 5-ASA derivatives and steroid, ये दो दवाइयां हैं, ये डोमिनेंटली जो पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स को कंट्रोल कर देती हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जो स्टेरॉइड हम देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन स्टेरॉइड अलग करते हैं तो उनकी डिजीज फिर से ऊपर आने लगती है। तो उन्हें कभी कभी हमें दूसरी दवाइयां देनी पड़ती हैं, जैसे एजाथायोप्रिन नाम की दवाइयां, जो वास्तव में इम्यूनो मॉड्यूलेटर होती हैं, सो दैट इम्यूनिटी को और सप्रेस किया जा सके, उनसे हमारा काम चलता है। लेकिन आज की तारीख में देयर आर सर्टेन न्यूअर ड्रग्स जिन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल्स। जो ये कुछ इस तरह की दवाइयां हैं जिनने अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है उसका शीशा चेंज किया है। उसमें अगर इमरजेंसी सिचुएशन है या अल्सरेटिव कोलाइटिस कंट्रोल नहीं हो रही है, इन ऐसी सिचुएशन है कि शायद ऑपरेशन के बिना काम नहीं चलेगा, तो बायोलॉजिकल जो मेडिसिन हैं ये वास्तव में आपको इस रिस्क से बाहर लाने की ताकत रखती हैं। इसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कंट्रोल ही नहीं होती है एंड हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है। इन कोलन के उतने पोर्शन को या पूरी की पूरी बड़ी आंत को बाहर निकलवाने की जरूरत पड़ती है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें जरूरत पड़ती है, तो ध्यान से आप देखें तो दो तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। एक तो ऑपरेशन होगा जो इमरजेंसी खड़ी हो गई, इन द सेंस कि मान लीजिए आंत फट गई आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस के चलते, आंत में छेद हो गया, तो ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं होगा ऑपरेशन के अलावा, उसमें इमरजेंसी में आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। या आपको ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि कंट्रोल ही नहीं हो रही है और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होते चली जा रही है और उसको कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। कभी ऐसा हो जाता है कि आपको टॉक्सिक मेगाकोलन डेवलप हुई एंड दवाइयों से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, इवन बायोलॉजिकल्स हम दे रहे हैं तो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फिर ऑपरेशन कराने के अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। द सेकंड इज द इलेक्टिव सर्जरी। कभी ऐसा हो जाता है कि तमाम दवाइयों के बावजूद आपके सिम्टम्स एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो फिर कोई विकल्प नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड नंबर 2, अगर अनफॉर्चुनेटली अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर कैंसर डेवलप हुआ, तो फिर ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अगर हम ऑपरेशन को देखें तो ऑपरेशन वास्तव में अल्सरेटिव कोलाइटिस में दो ही तरह की जरूरत पड़ती है। वन इज ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जैसा मैंने अभी कहा। सेकंड इज द इलेक्टिव सर्जरी, जैसा मैंने अभी कहा। इन दोनों सिचुएशंस में जरूरत पड़ती है। नाउ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो मुझे लाइफ का कितना रिस्क है, मुझे कितना जो है खतरा है।
जहां तक आउटकम का सवाल है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वास्तव में कुछ तरह की बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। जो लाइफ लॉन्ग चलती है वो कंटिन्यूअस चल सकती है। ये वास्तव में मल्टीपल रिलैप्सेस हो सकते हैं, मल्टीपल रिकरेंसेस हो सकते हैं। फिर ठीक हो गई, फिर पलट गई, फिर ठीक हो गई, फिर पलट गई। इसका एक नेचर है कि ये वास्तव में पीरियड्स ऑफ फ्लेयर अपस इन पीरियड्स ऑफ रेमिशंस ये वास्तव में लेके चलती है। लेकिन अगर आप इसको ठीक कंट्रोल करें, आप इसको ठीक ट्रीट करते चले जाएं, इन इसकी मॉनिटरिंग आप प्रॉपर करते चले जाएं, तो साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक लाइफ एक्सपेक्टिंग का सवाल है, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अल्सरेटिव कोलाइटिस में लगभग उतनी ही है जितनी नॉर्मल इंडिविजुअल्स की होती है। इसका मतलब यह है कि आप बीमारी को पहचानें, उसका ठीक ट्रीटमेंट करें, उसको टाइमली ट्रीट करते चले जाएं, केयरफुली ट्रीट करें, इन वास्तव में मॉनिटरिंग अगर उसकी प्रॉपर करते चले जाएं, तो यह तो पॉसिबल है कि आपको मल्टीपल रेमिशंस एंड रिकरेंसेस हो। लेकिन जहां तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सवाल है, उसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जो लाइफ है आपकी ऑलमोस्ट उतनी होगी जितनी एक नॉर्मल इंडिविजुअल की होती है। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या यह ऐसी बीमारी जो जान का खतरा लेके चलती है? वास्तव में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये फेटल डिजीज नहीं है। ये बात सही है कि सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस होते हैं, रेमिशंस होते हैं। ये बात सही है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस का डर रहता है। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लिकेशंस को टाइमली पहचाना, उसको टाइमली इंटरवेंशन किया, आपने टाइमली उसको ट्रीट किया, तो वास्तव में जान का कोई खतरा नहीं है। तो जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस है वास्तव में ये फेटल डिजीज नहीं मानी जाती है। तो अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को देखें तो ये बड़ी आंत की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये बड़ी आंत की इनसाइड सरफेस को इन्वॉल्व करती है। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वुड बी कि लेटरिन की संख्या ज्यादा होगी और उसमें ब्लड आएगा। ये बात सही है कि ये कभी कभी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये दवाइयों से ठीक होती है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में या इलेक्टिव ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस के इन सभी एस्पेक्ट्स को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।